assertion reasoning type questions, 3 statement questions, 5 statement questions, pair based questions, row based questions. UPSC has 16 types of MCQ patterns that it usually asks in the prelims. Today we will look at all of them and understand how to approach them. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivin. In this video we will look at all these 16 type of MCQs and we will also see कि इनको देखते वक्त how can we make our notes better. This is how we'll understand when we are reading anything, how to analyze it for prelims, how to analyze PYQs for prelims, and also while reading, let's say आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप ये समझ सकते हो कि यार यहाँ पे इस टाइप का MCQ बनने के चांस ज़्यादा हैं and it will make our reading and revising in the last 2 months better. So let's get started. यहाँ पर हम ये क्यों कर रहे हैं? वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेथडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ रीडिंग क्या है और इससे हमें लर्निंग भी मिलेगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू विच इज ट्रू स्टेटमेंट. अब ये बहुत कॉमन टाइप है. इसमें जनरली क्या होता है, इसमें यू विल सी दैट यूपीएससी विल आस्क 2 स्टेटमेंट्स एंड आस्क यू विच आर करेक्ट, 1, 2, बोथ और नन, राइट? अब इसमें जो एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है विच यू शुड लुक आउट फॉर इज दैट दे वुड समटाइम्स स्वॉप 1 and 2, राइट? जैसे एक बार बैलिस्टिक मिसाइल्स पे क्वेश्चन आया था आई थिंक 2023 में, जहां पर अग्नि 5 और ब्रह्मोस के बारे में पूछा था एंड उन्होंने डेफिनेशंस को स्वैप कर दिया था. तो दिस इज वन थिंग वी नीड टू लुक एट, बट अदरवाइज दीस टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर सिंपल टू हैंडल. 2 स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शन है. अगर आप इसमें कोई लॉजिकल गेसिंग या वो वाली टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है कि नन तो कभी नहीं होता या बोथ हमेशा होता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है. लुक एट ईच स्टेटमेंट इंडिविजुअली एंड सॉल्व इट. फेयरली इजी टू सॉल्व, नथिंग ग्रेट हियर. ये ऑप्शन के टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो दीस विल हैव 3 स्टेटमेंट्स एंड मल्टी करेक्ट ऑप्शंस. अब इस क्वेश्चन को कंसीडर करो, क्वेश्चन 29. आई थिंक ये 2025 या 24 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन. लुक एट द ऑप्शंस हियर. द ऑप्शंस से 1 and 3, 1 and 2, बेसिकली ऑल ऑफ देम, और 2 and 3. विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन, अगर मैं एमसीक्यूज के यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं एबीसीडी उनको देखूं, व्हाट डज दिस टेल मी? दिस टेल्स मी दैट एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली करेक्ट. कि जो 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें से 2 तो सही हैं. एट मैक्स 1 कैन बी रॉन्ग. सो देयर कैन बी मैक्सिमम 1 रॉन्ग स्टेटमेंट हियर. बाकी तो 2 तो सही हैं ही. So when you look at options like these, always try to see if there is a wrong statement here or not, and there will only be 1 wrong statement. तो इन questions को कैसे approach करना होता है? You look at all the options and then you see कि अच्छा यार कोई एक ही statement गलत हो सकती है, right? At max 1 statement can be wrong. Then analyze each statement properly. जैसे ही आपको कोई एक गलत स्टेटमेंट मिल जाए, मान लो आपको यहाँ पे लगे कि 2 जो है वो गलत स्टेटमेंट है, लेट्स से, आई एम नॉट रीडिंग दी स्टेटमेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स से आपको लगे 2 गलत है तो आपका आंसर आ गया. Then you don't need to look at any other statements to check or verify, right? So again, read all statements carefully here, and in all 3 statements try to find if there is 1 wrong statement. That is the way you approach this type of MCQ. अब 4 statements, इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं. जैसे ये आप देखो, now this is a repeat of what we were studying. This is a question of economy, I think from 2025 prelims, right? यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं? 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4. तो ये सीधा कह रहे हैं कि यार 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस एमसीक्यू, मेरा माइंड में यही बात चल रही है यार कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो सकती है, राइट? एंड मुझे बस वो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है. नाउ द मोमेंट आई सी द सेकंड स्टेटमेंट एंड आई सी दैट 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स, 45% ये नंबर नहीं है, ये डेटा गलत है, तो सीधा सेकंड को एलिमिनेट करके मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा. सिर्फ सी ऑप्शन ही है जहां पर सेकंड ऑप्शन नहीं है, राइट? सो व्हेन यू लुक एट दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑलवेज कीप इन माइंड, जब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल्टरनेटिवली इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन बीमस्टैक, हियर द ऑप्शंस आर नॉट हेल्पिंग मी. यहां मुझे ऑप्शन से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दिस इज अ प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट? आगे चलते हैं. ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट, ये काफी इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं. लोग इससे डरते हैं बहुत कि यार देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं सबको एनालाइज करूं क्या? नहीं. व्हेन यू सी क्वेश्चंस लाइक दीज और क्वेश्चंस लाइक दीज, देखो यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं और मुझे 7 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है. ऐसे में भी just try to find the ones which are incorrect. If you find one incorrect thing, it usually helps. So for example, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? And one of the options is rising interest rates.
नाउ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली कर्ब्स कंजम्पशन, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं करा सकता। और आप देखो, आप 5 को अगर एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इतने सारी स्टेटमेंट्स, 5-7 स्टेटमेंट्स होती हैं, जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट वन थिंग विच इज सॉर्ट ऑफ एन ऑड वन आउट। अगेन इस एग्जांपल में देखते हैं, ये पूछ रहा है कि अगर सोलर फ्लेयर हो जाए अर्थ पे तो क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, काफी कुछ लिखा है। अब मैंने यहाँ पर देखा है सुनामीज लिखा है ना। सुनामीज तो प्लेट टेक्टोनिक का फिनोमेना है। सुनामीज विल हैपन व्हेन प्लेट्स विल कोलाइड, अर्थक्वेक्स विल हैपन। सोलर फ्लेयर से अर्थक्वेक तो नहीं होता, राइट? अब जैसे ही मैं सेकंड एलिमिनेट करूंगा, आई विल कम टू द आंसर। तो इन क्वेश्चन से डरना नहीं है। दीज आर प्रोबेबली द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व, राइट? बिकॉज मुझे दिख रहा है यार कि अच्छा सेकंड ऑप्शन है, सुनामीज एलिमिनेट हुआ एंड वील फाइंड द आंसर। एंड आप देखोगे बहुत बार ऐसे पैटर्न्स यूपीएससी के पेपर में आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नाउ व्हाट इज द लर्निंग हियर? व्हेन यू आर रीडिंग थिंग्स लाइक सोलर फ्लेयर्स और यू आर रीडिंग थिंग्स लाइक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हो सकते हैं, सो वी कैन कीप दिस इन माइंड कि यार यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनना पॉसिबल है। सो वी ऑल्सो रीड विद अ बेटर माइंडसेट। आगे देखते हैं। नाउ दीज आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट पीपल गेट रॉन्ग। ये हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो पहला ऑप्शन होता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 is correct and 2 is the correct explanation of statement 1. Second option है 1 is correct, 2 is correct but it is not the correct explanation. Third option है 1 is correct, 2 is wrong, 2 is correct, 2 is sorry 1 is wrong, 2 is correct. ये चार ऑप्शंस मेरे पास है। नाउ इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या माइंडसेट होना चाहिए? फर्स्ट ट्राई टू सी if there is a wrong statement. If I find a wrong statement, I'll tell you an algorithmic approach. Find a wrong statement. If one statement is wrong, let's say ये statement गलत नहीं है, but let's say ये statement गलत होती, second statement गलत होती इस क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर आ गया था। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि सेकंड रॉन्ग है या मुझे पता चले कि यार चलो फर्स्ट रॉन्ग है, तो मेरा आंसर सी या डी में से आ जाएगा, राइट? तो पहले देखो यार इन दोनों में से कोई रॉन्ग स्टेटमेंट तो नहीं है। इफ आई कैन फाइंड अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जॉब इज डन। प्रॉब्लम आती है जब मुझे पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आई नीड टू फिगर आउट कि ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं। यहां पर हम कंफ्यूज होते हैं एंड इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं। स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लिख लो। Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors because some rare earth elements have phosphorescent properties. अब अगर आपको लग रहा है ये बिकॉज से ये चीज एक्सप्लेन हो रही है तो एक्सप्लेनेशन वाला आंसर सही है, और आपको लग रहा है कि बिकॉज से नहीं हो रहा है तो नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन ढूंढना जनरली इज अ डिफिकल्ट टास्क, दैट डज दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द अदर वन और नॉट। जस्ट यूज दिस बिकॉज ट्रिक एंड दिस ऑलवेज विल गेट यू टू द आंसर, राइट? आप बस बिकॉज रख लो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। जैसे यहाँ है इन जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर and while crossing the land masses and polewards while crossing the oceans because in January air over oceans is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. If you can fix the because here and find the correct explanation, that means explanation सही है। तो अगर explanation में confusion है तो because रख लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सिंपल टेक्निक क्या है? पहले आप देखो कि यार कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है क्या। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गई तो बात ही खत्म। अगर रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं मिली, मतलब अब मुझे जानना है कि यार एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं, तो मैं यूज करूंगा वर्ड बिकॉज, एंड दिस इज द टेक्निक दैट यू यूज। ओके, अब इसी का एक वेरिएशन यूपीएससी ने अब स्टार्ट किया है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर एक्सप्लेनेशंस है। अब पहले इनके ऑप्शंस देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछते क्या है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। दिस इज अबाउट आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस से। Option A says both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Okay. Second कह रहा है 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. Third कह रहा है 2 और 3 में से only one is correct. One is correct out of 2 and 3 and that explains statement 1. और फोर्थ कह रहा है 2 and 3
बोथ आर रॉन्ग, नीदर 2 नॉट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। देख रहे हो? तो एक बार ऑप्शंस को दोबारा एनालाइज करो। पहला क्या कह रहा है? 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन। सेकंड कह रहा है 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स। तीसरा कह रहा है 2 और 3 में से कोई एक करेक्ट है एंड दैट इज वन दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। और लास्ट कह रहा है कि 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। तो इससे पहली बात मुझे क्या समझ आई कि यार स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट ही है। स्टेटमेंट 1 पे तो पूछा ही नहीं है ना कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो पहली बात मुझे इस क्वेश्चन में समझ आ रही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो आई गेट टू नो दैट स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। अब मैं पढ़ता हूं। Article 6 of Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। आई डोंट हैव टू आस्क हियर, आई डोंट हैव टू थिंक हियर, यूपीएससी मुझे बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे 2 और 3 में देखना है, राइट? अच्छा, तो पहले मैं इंडिपेंडेंटली इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लेता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। बिकॉज इफ आई फाइंड अ रॉन्ग स्टेटमेंट देन एनीवे द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना? तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? रीड स्टेटमेंट 1 फर्स्ट, देन रीड 2 and 3 एंड फाइंड इफ समथिंग इज हियर। क्या समझ आएगा? आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट प्रिंसिपल्स ऑन कार्बन मार्केट्स। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि 6.8 आर्टिकल में नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज की भी बात की हुई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो हैं। सो नाउ ऑप्शन डी इज डेफिनेटली रॉन्ग। ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा था? नीदर 2 नॉर 3 इज करेक्ट। तो डी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी कह रहा है कि ओनली वन ऑफ स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट, बट मुझे तो लग रहा है दोनों 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, तो सी भी नहीं हो सकता, राइट? तो नाउ आई एम कमिंग टू अ पॉइंट वेयर आई नो दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो नाउ आई एम स्टक बिटवीन ए एंड बी। ए क्या कह रहा है? दोनों करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है एंड बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बी कह रहा है 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है बट वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब इस पे आ गई है बात, राइट? ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन। अब सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात है। अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए सेम अपनी जो ट्रिक है वही यूज करेंगे। वी विल यूज द वर्ड बिकॉज, वी विल यूज द वर्ड बिकॉज। So Article 6 is frequently discussed in global discussions on climate change. तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि 6 को बहुत डिस्कस किया जाता है। क्यों डिस्कस किया जाता है? 6 is frequently discussed because it sets out principles on carbon markets. Yes, of course, this is why 6 is discussed. 6 is discussed because it promotes inter-country non-market strategies. सही बात है, 6 में ये बात तो है। Even then these options remain confusing, right? कोई कहने के लिए कह सकता है कि यार इसलिए तो डिस्कस नहीं किया जाता, because it's a slightly vague option that they have framed here. But still, if you use this because trick, मुझे देख के लग रहा है कि यार और ओरिजिनल असर्शन ये है that statement the statement 1 assertion is that article 6 is frequently discussed. Why is it discussed? Because it sets out the principles for carbon markets. Yes, it is frequently discussed because it tends to promote inter-country non-market strategies. दोनों बात सही लग रही है, तो I would go for option A. These are very difficult questions to solve. ये comprehension और vagueness बढ़ाते हैं, राइट? एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, सीसैट में ज्यादा अप्रोप्रिएट होता शायद ये क्वेश्चन, बट इट इज हाउ इट इज एंड दिस इज व्हाई वी कैन यूज दिस ट्रिक। तो अगेन इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने का क्या तरीका है? पहले स्टेटमेंट 1 को रीड करो, फिर 2 और 3 में से देखो कुछ रॉन्ग तो नहीं है। अगर 2 और 3 में से एक रॉन्ग होती, मान लो इसमें, मैं पढ़ नहीं रहा हूं ऑप्शन, बट लेट्स से स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, तो आंसर आ गया, क्योंकि अब मुझे पता है 2 करेक्ट है और 3 रॉन्ग है, तो आंसर सी है। अगर मुझे लगे दोनों रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी है। तो अगर रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गई 2 और 3 में से, तो आंसर इजी है। अगर 2 और 3 दोनों करेक्ट मिली, फिर देखना पड़ेगा कि क्या दोनों एक्सप्लेनेशन है या एक ही एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज द टर्म बिकॉज दिस इज द एक्सप्लेनर वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? आगे देखते हैं। नाउ दीज आर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में मैंने क्या देखा है, लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं कंफ्यूज? बिकॉज दे लुक एट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू लुक एट द सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, हमें पता है ये चारों रिवर्स के बारे में,
अब मैं ऑप्शन से देख के याद कर रहा हूँ कि अच्छा घाघरा के बाद गोमती आती है या गोमती के बाद घाघरा आता है, ये मत करो. A better way to solve these questions is that you've seen that okay there are 4 rivers that are given, Ghagra, Gomti, Gandak and Kosi. अब ऑप्शंस को मत देखो एंड ट्राई एंड रिकॉल बाय योर ओन सेल्फ जो आपने ड्रेनेज के मैप्स पढ़े हैं कि यार पहले रिवर कौन सी थी, एंड में रिवर कौन सी थी. अगर आप बार बार इनको रीड करते रहोगे, इफ यू रीड देम मल्टीपल टाइम्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड. डोंट रीड दी ऑप्शंस अगेन एंड अगेन बिकॉज वो फिर कंफ्यूजिंग लगता है, फिर हम इंट्यूशन से आंसर देने लगते हैं. आपने देख लिया यार ये 4 रिवर्स हैं, जो रिवर आपको अब याद करो, अपने मैप्स को देख के विजुअलाइज करो, अपनी मेमोरी को यूज करो एंड ट्राई टू गेट बैक टू द आंसर कि अच्छा यार कोसी तो शायद एंड में आती है क्योंकि शायद बिहार में है, या घाघरा पहले आती है. ये चीज अब आप सोचो, राइट. Another trick here is to look at the first and last. अगर आपको सारी रिवर्स याद नहीं आ रही, look at the first one and the last one. आप देखोगे कि फर्स्ट लास्ट का कॉम्बिनेशन हर जगह अलग है. तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि आपको फर्स्ट रिवर याद है और लास्ट याद है. लेट से मुझे लगता है कि गोमती फर्स्ट है और कोसी लास्ट है, तो एक ही ऑप्शन है वैसा, राइट. बट अगेन डोंट रीड द ऑप्शंस मल्टीपल टाइम्स. जैसे ये सरगार, परगना और सूबा दिया हुआ है, डोंट रीड दिस मल्टीपल टाइम्स. अगर ये पढ़ने लग जाओगे आप मल्टीपल टाइम्स तो आप कंफ्यूज होगे. तो आपको समझ आ गई यार ये 3 टर्म्स हैं, अपनी मेमोरी से याद करो मुझे क्या लगता है एंड देन टिक द आंसर. आगे देखते हैं. chronological arrangement similar to sequence, but these questions generally we see in history में क्वेश्चन ज्यादा हैं. जैसे ये ancient history, medieval history का क्वेश्चन है. तो here again I would say don't look at these options very. You read these, then try to find that okay I can remember चोला किंगडम कब आया था, I can remember प्रतिहारास कब आए थे वगैरह. Try to create your own timeline. अगर ये बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज ज्यादा होगे. अब now how many are difficult type of questions to answer? I would say these are the questions where you should not guess at all, right. क्यों? जैसे अब नेटो के कितने मेंबर्स हैं, ओनली 3, ओनली 4, ओनली. ये उस टाइप का एमसीक्यू है. ओनली इफ you know all the statements only then you will be able to answer it, unless the question is like this. यहाँ पर सारी statements extreme है, ठीक है, तो ये तो हटा देना चाहिए, ये तो easy question to solve है. बट इस टाइप का question आप देखो, here you will have a problem because you need to know everything here. तो मैं 2022 में जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, तो इस टाइप के 8 क्वेश्चन आए थे. आई जस्ट सॉल्व वन ऑफ देम और बाकी 7 के साथ मैंने छोड़ दिए, राइट. सो इफ यू don't have a dominance of these questions in the paper, you can skip some of them. क्योंकि यार यहाँ पर सब कुछ आना चाहिए, यहाँ पर गलती करने के चांस बहुत हाई है. तो only if you know all the options, only then attempt these questions, otherwise don't. नहीं तो आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही लेके जाओगे. अब similar type of question they have started asking in rows correctly matched, but rows correctly matched में एक चीज जरूर अच्छी है कि क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई है, there are 3 types of information that is given. Somewhere you can find a mismatch. जैसे ED को इन्होंने होम अफेयर्स के अंदर रखा हुआ है, but it is not under the Ministry of Home Affairs, right? So that is one thing that you can see कि यार ठीक है, or it might be, again I'm forgetting, but the point is you can look at various options here and various informations here. That is the one good thing that is there in these row based questions, but again very difficult to solve unless you do not know all of them. Please do not make guesses here. यहाँ guess मत करो, ठीक है. यहाँ you would need to know everything. Same thing here, right. अब ये है easiest type of MCQ जो हमें अब देखने को ही नहीं मिलते यूपीएससी में. ये क्वेश्चंस जनरली इजी भी होते हैं और इनके ऑप्शंस भी इजी हैं. जैसे डांसिंग गर्ल किसकी बनी हुई है, या ये ईवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में पूछा हुआ है, पेरियार के बारे में पूछा हुआ है. तो दिस आई वुड स्टिल से इज अ इजियर टाइप ऑफ एमसीक्यू, बट दीज आर वेरी रेयर टू फाइंड नाउ. ये एक प्रॉब्लम है, बट हाँ इजीएस्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू, द बेसिक एमसीक्यू, दैट्स हाउ एमसीक्यूज वर ओरिजिनेटेड. अब ये देखो, ये क्वेश्चंस आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत दिखेंगे. इसमें क्या होगा, आपसे टर्म्स पूछ रखी होंगी एंड उनका एक्सप्लेनेशन पूछ रखा होगा. यहां पर क्या करना है, डोंट लुक एट ऑल द टर्म्स. अगर आप सारी टर्म्स देखोगे, यहां पर क्या किया इफेक्टिवली, आपसे पूछा ये 3 टर्म्स दी हैं और पूछा है यार ये कौन से रूलर से एसोसिएटेड है. आप अगर तीनों को एनालाइज करने लगोगे, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड.
तो लुक एट द टर्म विच इज मोस्ट फ्रेश इन योर मेमोरी. जैसे मुझे मान लो विचित्र चित्त याद है, तो मैं बस ये टर्म देखूंगा. लुक एट द टर्म दैट यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट एंड लोकेट दैट. बाकी दोनों तो सही होंगी ना. लुक एट वन दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद. जैसे प्रत्येशिका, राजुका और युक्ता. हो सकता है मैंने सिर्फ राजुका सुना हो, बट अगर मैंने राजुका सुना है तो प्लेस दैट एंड यूज दैट टू कनेक्ट विद द ऑप्शंस. सारी टर्म्स देख के हम कई बार कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर. अब दीज आर वेरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में भी. एक बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे इस पे क्वेश्चन आया था. ठीक है. नाउ हियर रीड इट इन इट्स एंटायरिटी. राइट. जैसे ये देखो, interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items. Obviously they are talking of metaverse here, है ना. But these questions take your time and read. ये comprehension के questions हैं. These are generally easy to solve unless ऐसा कोई बिल्कुल ही knowledge based question हो. ये generally easy होते हैं but they are very descriptive. Take your time, read them with patience. आराम से read करना है इसको. ये देखिए, अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट्स बट वन ऑप्शन. 3 तरह के डिस्क्रिप्शन दिए हैं और आपको एक क्लाइमेट से मैच करना है. अगेन तीनों से अगर आप लिंक करना चाहोगे तो दिक्कत होगी. वन विल बी देयर दैट विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर यू. जैसे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर. अब अगर मैं आपसे सिर्फ पूछता कि इनमें से प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर किस में होती है तो आप आराम से बता देते. बट अगर आप एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी देखोगे, आप प्रेसिपिटेशन की वेरिएशन भी देखोगे, हो सकता है आपको ये ना पता हो. बट इफ आई जस्ट आस्क्ड यू यार प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर इनमें से किस में होती है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कम टू द आंसर. सो लुक एट दोज थिंग्स. जैसे ये लग रहा है यार ठीक है ये इक्वेटोरियल लग रहा है, तो कम टू दैट. राइट. अब ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कई लोग हर साल गलत करते हैं और वो है ये नॉट वर्ड ना पढ़ना. So whenever you see this not correct word, pause, look at the question again. जैसे ये कवच पे क्वेश्चन आया था, आपने कहा यार ठीक है 1 is wrong, 2 is correct, let's say 3 is wrong. पहले ये टिक और क्रॉस लगा लो वहां पर. Then I am thinking that 1 and 3 is not correct, then tick accordingly. 2 लेवल का एनालिसिस करो, डायरेक्टली मत करना. हम डायरेक्टली हमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की एक टेंडेंसी होती है. Don't go for that correct option tendency. Right? Look at the one where you feel कि यार this is the one which I feel is incorrect, this is correct. First put this cross and tick and then try and solve. Now last type of question, calculation based. ये अभी यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली इन इकोनॉमी. अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है so these are things that we have discussed in class. I don't think you will have a problem in these. But again, solve with patience. जैसे यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट पूछा था, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स पूछा था और इंटरेस्ट लायबिलिटीज पूछा था. भाई फिस्कल डेफिसिट का तो मतलब ही है कैपिटल डेट रिसीट्स. अब यहाँ पे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्यों दिए हैं? दिस इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू. इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो अगेन कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर ज्यादा. रीडिंग इट एंड सिंप्लीफाइंग इट इज इजियर. इफ लेट्स से आई वुड हैव written this question like this कि capital debt receipts of a country are 50,000 crores, capital non-debt receipts of a country are 10,000 crores and interest liabilities are let's say 1,500 crores. और अब आपको मैं कहता कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट बताओ तो आप इजीली बता देते. तो कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है. कैलकुलेशन टफ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि यार प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है. प्राइमरी डेफिसिट इज लेट्स से द न्यू डेफिसिट दैट वी आर क्रिएटिंग. इंटरेस्ट में तो जा ही रहा है ना पुराना पैसा, तो न्यू डेफिसिट कितनी क्रिएट करी सरकार ने, ये क्वेश्चन है. राइट. सो टेक केयर ऑफ दीज एंड टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल. नाउ द मैसेज टू द एंड. एक तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फोकस बहुत अच्छा है इवन दीज टाइम्स ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स. सेकेंडली, इन द मंथ ऑफ मे प्लीज डू नॉट लुक एट एनी रैंडम टेस्ट सीरीज. एंड रैंडम का मतलब सारथी भी रैंडम है, सारथी भी रैंडम है, बाकी सारी कोचिंग भी रैंडम है. कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आपको नहीं देखने हैं मे के मंथ में. मे के मंथ में यू शुड ओनली बी एक्लेमेटाइजिंग योरसेल्फ विद यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस.
एंड दैट विल हैपन ओनली थ्रू PYQs. आई डोंट थिंक ऐसा एक भी कोचिंग है पूरे मार्केट में, और बन भी नहीं पाएगा कभी भी, जो यूपीएससी की एग्जैक्ट लैंग्वेज को पकड़ पाए और वैसे क्वेश्चंस बना पाए. वो बहुत मुश्किल काम है. आई हैव ट्राइड टू डू इट माई सेल्फ. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. So in the month of May, my sincere recommendation will be to only look at PYQs. हो सकता है आपने 10 साल की PYQs इतनी बार कर लिए हो कि आपको अब सारे ऑप्शन भी याद हो गए हों. Still keep looking at that language. Keep looking at the types of MCQs. आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा as compared to doing any test series in the month of May. अप्रैल में आपको जितने टेस्ट करने हैं करो. मई में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिर्फ PYQs ही देखो, because UPSC has a certain language to it. They have a certain pattern of framing the options. And if we are looking at that pattern and that language, it generally will bode good fruits for us in the final exam. Thank you for watching. I hope this helped. See you next time.